पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries. ये है इंडिया का ताज, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अक्टूबर 26, 1947 में उस टाइम यहाँ के रूलर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था इंडिया से जुड़ने के लिए, और तब से ये पूरा पोर्शन लीगली इंडिया का है। बट 1948 में पाकिस्तान के द्वारा इस पोर्शन को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया था, और तब से ये पोर्शन पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और इसलिए इंडिया ने इस पोर्शन को POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम दिया। इस POK में भी 2 रीजंस हैं। पहला ये पोर्शन जिसे पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर का नाम दिया गया, और दूसरा ये पोर्शन जिसका नाम गिलगिट बल्तिस्तान है। ये छोटा सा पोर्शन सक्शम वैली है जो 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट में दे दिया गया था, और ये पोर्शन अक्साई चीन है जो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। POK और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी को डिवाइड करने वाले लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और अक्साई चीन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी को डिवाइड करने वाले लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। बट चाहे किसी के भी कंट्रोल में कोई भी पोर्शन हो, लीगली ये पूरा पोर्शन इंडिया का है। बट प्रॉब्लम क्या है, जरा इन वीडियोस को देखिए। रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। इन वीडियोस में लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि गिलगिट बल्तिस्तान या फिर POK के रीजन को इंडिया के साइड से मर्ज कर दिया जाए, दैट इज जोड़ दिया जाए। इससे पहले पाकिस्तान में इतना मैसिव प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन इतने बड़े लेवल प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन क्या है, पाकिस्तान के लगातार डाउनफॉल जाने का रीजन क्या है, और इंडिया को क्या लेना देना है इस प्रोटेस्ट से, आज हम इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के इस टाइम की हालत के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। एनुअल इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में 24.5% तक इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पे है। अगर हम पाकिस्तान के कुछ कमोडिटीज को इंडिया के साइड से कंपेयर करके देखें, तब जाके हमें एक्चुअल महंगाई का पता चलेगा। जैसे कि 1 kg वीट का दाम पाकिस्तान में 140 to 160 रुपीज है, वहीं इंडिया में सिर्फ 25 रुपीज है। ओनियन का दाम 215 है पाकिस्तान में, वहीं इंडिया में सिर्फ 37 है। टोमेटो का दाम 132, वहीं इंडिया में 41। ऑयल का दाम पाकिस्तान में 480 to 488, वहीं इंडिया में 200। 1 डजन ऑफ एग पाकिस्तान में 400 कॉस्ट करेगा, वहीं इंडिया में सिर्फ 110 to 120 रुपीज कॉस्ट करेगा। दोनों कंट्रीज में इस ह्यूज डिफरेंस से आपको पता चल रहा होगा कि क्या महंगाई है वहां, और इस महंगाई की वजह से वहां के लोगों का हाल कुछ ऐसा है। कैसे लोग अनाज के ट्रक के पीछे भाग रहे हैं, कैसे लोग एक बोरे अनाज के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग अनाज के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये उनकी मजबूरी है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $5 बिलियन से भी नीचे चला गया है, और वहीं अगर हम इंडिया के करंट फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये $562 बिलियन से भी ऊपर है। मैंने यहाँ इंडिया का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि हम समझ सके कि ये अमाउंट कितना कम है। फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री का वो पैसा होता है जो वो अपनी कंट्री की जरूरत के चीजों को दूसरे कंट्री से खरीदने में खर्च करता है। सपोज इंडिया को सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना है, तो इंडिया इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं कर सकता है, उसे डॉलर में पेमेंट करना होगा, क्योंकि डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी यूज किया जाता रहा है। अब डॉलर में आप पेमेंट तभी कर पाओगे जब आपके पास डॉलर में पैसा हो, और अगर आपके पास डॉलर में पैसा नहीं है, इसका मतलब आप अपने लोगों के जरूरत की चीजों को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। यही डॉलर का पैसा जो आपकी कंट्री में होता है, इसी को फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन रिजर्व कहा जाता है। अगर किसी भी कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व नहीं है या कम है, इसका मतलब वो कंट्री इकोनॉमिकली वीक होते जा रहा है। हम इसके बारे में कभी और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि क्यों डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी यूज किया जाता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन पे कि गिलगिट बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि गिलगिट बल्तिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितना ध्यान दिया है इस एरिया में। लगभग 75 साल हो गए पाकिस्तान को गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन को अपने अंडर ऑक्युपाई करने में, बट इन 75 सालों में पाकिस्तान ने इन लोगों को कुछ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ और इनसे लिया। पाकिस्तान ने कभी भी इस रीजन को अपना हिस्सा माना ही नहीं, बल्कि इसे हमेशा से ही एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के जैसा ट्रीट करता रहा है। कैसे? पहला, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक उनके 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके हैं।
पहला 1956 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में। लेकिन इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में गिलगिट बल्तिस्तान का जिक्र तक नहीं किया गया है और पाकिस्तान कहती है कि ये रीजन हमारा है। पाकिस्तान ने कभी भी इस टेरिटरी को क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया कि क्या ये भी पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस की तरह ये एक प्रोविंस है या ये एक ग्रेटर प्रोविंस का एक हिस्सा है और या ये एक टेरिटरी विद स्पेशल स्टेटस है। गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन को पाकिस्तान ने एक प्रोविंस का दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कहता आ रहा है कि गिलगिट बल्तिस्तान इंडिया के साइड लद्दाख का एक पार्ट है और जब ये पूरा पोर्शन पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा तब ये पूरा पोर्शन को ये एक प्रोविंस बना देंगे। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ गया और वो थे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। नवंबर 2020 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इस रीजन को, दैट इज गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन को एक प्रोविंस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये अनाउंसमेंट बस एक अनाउंसमेंट बनकर ही रह गया, इसके ऊपर कोई फर्दर स्टेप नहीं लिया गया। पाकिस्तान के द्वारा 2009 में गिलगिट बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर पास किया गया था, जिसके तहत एक लेजिस्लेटिव सिस्टम का सेटअप किया गया जो कंसिस्ट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, गिलगिट बल्तिस्तान काउंसिल एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ ये इंश्योर किया गया कि रियल पावर गवर्नर होल्ड करेगी, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल एंड रियल पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों होगा। फिर 2018 में गिलगिट बल्तिस्तान काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया और इसके सारे पावर को लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रांसफर कर दिए गए। इससे हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट गिलगिट बल्तिस्तान में ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को अपने अंडर करवा लिया था और अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान में कोई भी लेजिस्लेशन या पॉलिसी तभी पास हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पर एग्री करेगा। इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान को बस एक दिखावा का असेंबली बना दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस रीजन का ग्रेटर कंट्रोल अपने अंडर क्यों रखा, इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। दूसरा, गिलगिट बल्तिस्तान के लोगों को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें कोई पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। हेंस इस एरिया के लोग पाकिस्तान एज अ होल के लिए कोई डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकते और पाकिस्तान कहती है कि ये एरिया हमारा है। अब हम बात करेंगे प्रोटेस्ट का एक्चुअल रीजन क्या है। पहला, फूड आइटम्स में दिए गए सब्सिडीज को वापस ले लेना और इस रीजन के लिए सिर्फ गिलगिट बल्तिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। नवंबर 2021 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने ₹120 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया, जिसे क्लेम किया गया कि यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है, जिससे लगभग 20 मिलियन फैमिलीज को कमोडिटीज खरीदने पर 30% सस्ते दामों पर मिलेंगे। लेकिन आप सब्सिडीज तभी तक दे सकते हो जब तक आपके पास पैसा हो। पाकिस्तान पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा था, ऊपर से ये सब्सिडीज जो बस कुछ ही देर तक लोगों को राहत पहुंचाई, बट वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था और जब इन सब्सिडीज को भी वापस ले लिया गया तब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई तेजी से ऊपर जाने लगी और इसलिए पाकिस्तान के लोगों की हालत कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा कारण है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को किसी भी एरिया में कट कर देना ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम किया जा सके, एनर्जी को बचाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पर्टिकुलर टाइम में वेडिंग हॉल्स, मार्केट्स को बंद करने का आदेश दिया है ताकि जितना हो सके उतना एनर्जी को कम किया जा सके, बचाया जा सके, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल लोड ना पड़े। तीसरा रीजन है इल्लीगल लैंड ऑक्यूपेशन। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा लगातार गिलगिट बल्तिस्तान की जमीनों पर कब्जा किया गया है, लेकिन अब जाकर लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट किया है। मैंने पहले भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान के रीजन का ग्रेटर कंट्रोल अपने अंडर ही रखा है और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो चाइना के वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो चाइना से गिलगिट बल्तिस्तान होकर चाइना के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। अब गिलगिट बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि ये रूट उनके जमीनों से होकर गुजर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इल्लीगल तरीके से इनके जमीनों को इनसे छीना और इसके लिए उनको कोई कंपनसेशन दैट इज मुआवजा भी नहीं दिया गया। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के डाउनफॉल का एक और रीजन वहां पे पिछले साल आए हुए फ्लड है, जिससे लगभग 1700 लोगों की जान गई और अप्रॉक्स $30 बिलियन का डैमेज पाकिस्तान को सहना पड़ा। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं पाकिस्तान की हालत फ्लड से पहले और फ्लड से बाद का, और उसके बाद आप डैमेज का अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। इस फ्लड से रिकवर होने के लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में $8 बिलियन का हेल्प मांगा और अलग अलग कंट्रीज और इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान को $9 बिलियन से भी ज्यादा का हेल्प मिला।
और ये कोई लोन नहीं है जो पाकिस्तान को बाद में चुकाना पड़ेगा इन कंट्रीज को, ये बिल्कुल भी फ्री है। अब ये पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि इसे सही जगह यूज करता है कि नहीं, अच्छी तरीके से यूज करता है कि नहीं। अगर पहले से ही पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज, अपनी चीजों को सही तरीके से और सही जगह यूज करता तो आज इसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से जरूर कोई सीख ले, और सीख लेना भी चाहिए अगर इसे फ्यूचर में अपने देश को सही डायरेक्शन में ले जाना है। वैसे इंडिया का ताज अभी आधा अधूरा है और ये तभी पूरा हो सकता है जब पीओके और अक्साई चीन इंडिया के कंट्रोल में हो। और जिस तरीके से पीओके के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडियन आर्मी भी पूरी तरीके से रेडी है, तो वो दिन दूर नहीं जब पीओके इंडिया के कंट्रोल में होगा, और हो सकता है वो साल 2023 ही हो। बाकी इससे रिलेटेड अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।